नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश टाक आपका अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर का पहला भाग हमने पढ़ा था, जिसमें हमने महाजनपद काल के बारे में हमने पढ़ा था। कितने जनपद होते हैं, उनकी राजधानी कहाँ हैं, ये सब हमने पढ़ा था। अब इस वीडियो के अंदर हम मौर्य वंश, इसमें कई वंशों का अध्ययन किया गया है, लेकिन हम सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो आपको मालूम होगा कि हमारे भारत में कुल कितने जनपद थे? 16 जनपद थे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से। तो 16 महाजनपदों में से एक जो मगध है, मगध एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हुआ। अब देखो ये कब इसका उद्भव कब हुआ? हर्यक वंश के समय हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मगध साम्राज्य का आविर्भाव किस समय हुआ? हर्यक वंश के समय हुआ था। ये याद रखने वाली चीज़ ध्यान रख लेना। हर्यक वंश के समय हुआ और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो कहने मतलब है मगध का सबसे ज़्यादा आधिपत्य कहाँ था? उत्तर भारत की तरफ सबसे ज़्यादा था। अब बात करते हैं मौर्य वंश की स्थापना के बारे में। तो मौर्य वंश की स्थापना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मौर्य वंश की जो स्थापना है वो 326 ईसा पूर्व हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है यहाँ से। मगध वंश की स्थापना कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व हुई थी। अब देखो 326 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा था। नंद वंश नाम याद रखना। कौन सा वंश था? 326 के समय नंद वंश था और इसका विलासी राजा का नाम था गणानंद। कौन था? पहला सवाल बनता है 326 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा सवाल बनता है इसमें किस वंश की, कौन सा वंश था? नंद वंश था। राजा का नाम क्या था? गणानंद था। ये सिंहासन रूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। ये समय जब गणानंद का मतलब शासन था यहाँ पे, तब भारत में सिकंदर का आक्रमण हो चुका था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित थी। असह्य कर मतलब ये राजा ना जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता था। इस कारण, इस भार के कारण राज्य के लोग हैं उससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, मतलब असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, ध्यान रख लेना। विष्णुगुप्त भी कहते हैं इसको, चाणक्य भी कहते हैं। तो कौटिल्य एक बहुत महान शिक्षक थे। इनका एक शिष्य था चंद्रगुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के शिक्षक का नाम क्या? कौटिल्य के शिष्य का नाम क्या था? चंद्रगुप्त। ये प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की इसने। कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से भी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना था, कहाँ से कहाँ तक था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। अब बात करते हैं अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक गणानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में, जब ये राजा बना था तब ये कितने वर्ष का था? सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष आयु का था। 25 वर्ष की आयु में गणानंद चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है यहाँ से भी। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो 305 ईसा पूर्व में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर, ये इसको पराजित किया था इसने। कब किया था? 305 ईसा पूर्व में यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था इसने और संधि की थी। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए। क्या लिए? 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के क्षेत्र उसे दे दिए। कहने मतलब है, मतलब अशोक ने उनको हरा दिया था सेल्यूकस निकेटर को। जब संधि हुई तो संधि में क्या होता है?
चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने पूरे अफगानिस्तान की ज़मीन दे दी उसको, बलूचिस्तान दे दिया, सिंधु नदी का जो पश्चिम क्षेत्र वो भी उसको दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया था और मेगास्थनीज को अपना राजदूत, नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। तो चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, अब देखो चंद्रगुप्त के साम्राज्य में कौन कौन शामिल थे? काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित है। इतने बड़े भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो गया था। अब जो एक तमिल ग्रंथ है, तमिल भाषा का एक ग्रंथ है, अहनानूरू और मुरनानूरू, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है ये। तमिल ग्रंथ कौन कौन से हैं? अहनानूरू और मुरनानूरू में ये विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था, मतलब उत्तर भारत पर तो इसका शासन था, लेकिन ये अपने साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, इसलिए इसने दक्षिण भारत पर भी अटैक किया था। ये बात कहाँ से पता चलती है हमें? तमिल ग्रंथ, 2 तमिल ग्रंथ है, नाम याद रखना, अहनानूरू और मुरनानूरू, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये सवाल, ठीक है। आगे वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु, जब ना चंद्रगुप्त मौर्य बुढ़ा हो गया था तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी उन्होंने। कौन से धर्म की शिक्षा ली थी? जैन धर्म की शिक्षा ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। फिर आगे बात करते हैं, उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रवण बेलगोला, यहाँ ये कहाँ पर? ये कर्नाटक में, ध्यान रखना है, कहाँ है ये? कर्नाटक में है। 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, मैसूर में इन्होंने उपवास करके अपना शरीर को त्याग दिया था। इसके बाद राजा बना था बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो बिंदुसार हैं, तो देखो 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक ये था। इसका शासनकाल कितना है? 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व इसका शासन है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। बिंदुसार का अन्य क्या नाम था? अमित्रोचेट्स था। और ये नाम किसने दिया था? यूनानी लेखकों ने दिया था, अमित्रोचेट्स। और वायु पुराण में इसको भद्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वायु पुराण में इसको भद्रसार भी कहते हैं। और जैन ग्रंथों में इसका नाम सिंहसेन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखने वाली बात है। वायु पुराण में इसका नाम क्या था? भद्रसार। और जैन ग्रंथों में इसका नाम क्या था? सिंहसेन। ये सब नाम बिंदुसार के ही हैं, लेकिन अलग अलग पुराणों में नाम अलग है, अलग ग्रंथों में नाम अलग है, अपने को याद रखना है ये बात। तो उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। और दिव्यवदान एक ग्रंथ है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो दिव्यवदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। ये बात किसमें कही गई है? दिव्यवदान में कही गई है। तो दिव्यवदान में कहाँ पे 2 विद्रोह हुए थे? तक्षशिला में हुए थे। और जिसका दमन करने के लिए पहले तो अशोक गया था और बाद वाले में सुसीम गया था। सुसीम अशोक का भाई है, ध्यान रखने वाली बात है ये ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम, मतलब बिंदुसार जब राजा था तो उसके राज दरबार में एंटियोकस प्रथम ने एक व्यक्ति को राजदूत बना के भेजा, तो उसका नाम है डाइमैकस। क्या नाम है? डाइमैकस। एंटियोकस प्रथम ने डाइमैकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। तो एंटियोकस प्रथम ने डाइमैकस नाम के व्यक्ति को राजदूत बना के यहाँ भेजा था। फिर देखो एक और साहित्यकार का नाम है प्लिनी वेरी इंपॉर्टेंट है, विदेशी है आदमी ये। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस, यानी फिलाडेल्फस कौन है? ये मिस्र का राजा था। किसका राजा था? फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था। इसको मेली द्वितीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मेली द्वितीय भी कहते हैं। इसने डियानिसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो ये बात किसने कही थी? प्लिनी ने कही थी। तो मिस्र का राजा कौन था? फिलाडेल्फस था। इसका अन्य क्या नाम था? मेली द्वितीय था। इसने किसको राजदूत बना के भेजा था?
डियानीसियस। तो देखो ये जो केवल एक लाइन में से देखो 5 सवाल बन गए। मतलब किसने कही थी ये बात? प्लिनी ने कही थी। मिस्र का राजा कौन था? फिलाडेल्फस था। इसका अन्य नाम क्या था? मेली द्वितीय था। और डियानीसियस को इसने भेजा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो अपने को पूरा याद रखना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं हम अशोक के बारे में। अशोक, सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि अशोक का कार्यकाल, शासनकाल कितना था? तो अशोक का शासनकाल है 273 से 232 ईसा पूर्व था। कहाँ से कहाँ तक था? 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। तो जैन अनुश्रुति, जैन धर्म की अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। मतलब बिंदुसार है अपने बेटे सुशील को राजा बनाना चाहता था, लेकिन अशोक ने सभी भाइयों को मार डाला और खुद अधिकार कर लिया, मगध पे सिंहासन पे अधिकार कर लिया। तो देखो दक्षिण भारत से प्राप्त जो मास्की और गुजरा के अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ध्यान रखना। दक्षिण भारत से कौन कौन से अभिलेख प्राप्त हुए? एक तो मास्की और एक है गुजरा। मास्की और गुजरा अभिलेखों में उसका नाम क्या मिलता है? अशोक नाम मिलता है। अभिलेखों में अशोक को और क्या क्या उपाधियाँ दी गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय भी कहते हैं और देवानाम प्रियदर्शी भी कहते हैं। देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित किया गया है, ये अभिलेखों में कहा गया है। अब देखो विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था। किससे हुआ था? विदिशा। याद रखने वाली चीज़ है। अशोक का विवाह किस राजकुमारी से हुआ था? विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था। और उससे उसके पुत्र और पुत्री का नाम याद रखना, संघमित्रा और महेंद्र। संघमित्रा और महेंद्र का जन्म हुआ था। मतलब बाद में अशोक ने इनको श्रीलंका भी भेजा था अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशोक ने अभिलेखों में उसकी रानी, अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवा की एक और इसकी पत्नी थी, कारुवा की नाम था, इसका भी उल्लेख काफ़ी मिलता है। अब देखो राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान के अनेक प्रांतों, अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब राज्याभिषेक जब हो गया था तो उसके 7 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद में? 7 वर्ष बाद में किस किस को मिला लिया अपने राज्य में? कश्मीर को और खोतान को। कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया था। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त, मतलब उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश, याद रखना है कौन सा प्रदेश? तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का बड़ा भाग शामिल था। मतलब तमिल प्रदेश नहीं था, इसके अतिरिक्त, तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग इसके मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, तो ये याद रखना 261 ईसा पूर्व, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी जाता है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष और 261 ईसा पूर्व अशोक ने कहाँ पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। हाथी गुम्फा अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। मतलब अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? नंदराज था। नंदराज के ऊपर इसने अटैक किया था। और ये बात किस में मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख में ये बात हमें मालूम चलती है। तो इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया था और फलतः उसने शस्त्र त्याग करने की घोषणा कर दी। मगध साम्राज्य का अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कलिंग की राजधानी क्या थी? धौली या तोसली, एक ही बात है ना। कलिंग की राजधानी थी धौली या तोसाली बनाई गई। श्रमण निग्रोध, श्रमण प्रभाव में आकर दो ये बहुत विकसित, ध्यान रखना, नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रमण निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भैरी घोष के स्थान पर उसने क्या अपनाया? धम्म घोष। भैरी घोष की जगह उसने धम्म घोष अपना लिया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले राजतरंगिणी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों पूछी जा चुकी है, पटवारी रेट में कईयों में, तो अपने को ध्यान रखना है ये बात। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है, ध्यान रखना ना।
तो इसके अनुसार अशोक वो किसका उपासक था? अशोक है ना, वो भगवान शिव का उपासक था। किसका उपासक था? अशोक भगवान शिव का उपासक था। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तीस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बाद में वह किस गुरु के प्रभाव में आ गया था? मोगली पुत्र तीस के प्रभाव में आ गया था। और बराबर की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ? बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण कराया था। कितनी गुहाओं का निर्माण कराया था? 4 गुहाओं का निर्माण कराया था। और कौन सी पहाड़ियों पर कराया था? बराबर की पहाड़ियों पर कराया था। इनका नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुहा नहीं है, अशोक के द्वारा निर्मित नहीं है? तो देखो अपने उन्हें याद रखना है, एक तो सुदामा है, चापार है, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। ये ध्यान रखना है। 2 तो आदमियों के नाम है, एक तो सुदामा, एक कर्ण, इसके अलावा चापार और विश्व झोंपड़ी। ये 4 गुहाओं का इसने निर्माण कराया था। ठीक है ना, याद करनी है, ये ध्यान रखना, परीक्षा में आ सकती है। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी। 10वें वर्ष बोध गया गया था वो, और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। लुम्बिनी का अन्य नाम क्या है? कपिल वस्तु भी है। तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया गया था वो, और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था, जिसे कपिल वस्तु भी कहते हैं। इसकी दम यात्रा इसने की थी। आगे बात करते हैं रुमिंद अभिलेख। ध्यान रखना, रुमिंद अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा चुका है। रुमिंद अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ की भूमि कर 1/6 से घटाकर कितनी कर दी? 1/8 कर दी। पहले 1/6 वहाँ पे टैक्स लेते थे, वो 1/8 कर दिया। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य भी इसमें बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेखों में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। मतलब राज्याभिषेक से संबंधित जितने भी लघु शिलालेख है उसमें अशोक ने खुद को क्या बोला है? उसने कहा था मैं बुद्ध शाक्य हूँ। क्या हूँ? बुद्ध शाक्य। अब बात करते हैं दम के बारे में। अब देखो दम क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए, कैसी उन्नति के लिए? नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था उसी को दम कहते हैं। अशोक के दम की परिभाषा 2 और 7वें अभिलेख में दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है कि अशोक के दम की परिभाषा कौन कौन से स्तंभ लेख में है? तो 2 और 7वें अभिलेख में दी गई है। अब उसके अनुसार, अब आगे बात करते हैं उसके अनुसार। अब ये क्या बात कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। तो उसके अनुसार मतलब उसके अनुसार किसके अनुसार? मतलब सम्राट अशोक के अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही दम है। इसने कहा था दम में क्या क्या परिभाषा आती है? पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण और दया, दान, ये सब चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। उसने कहा था साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया लाना। आगे है सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता अन्य बड़ों की आज्ञा मानना और गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना, उचित व्यवहार करना। दान करना, सुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता और अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर भाव रखना, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना, ये सभी बातें इसके अंदर है। अशोक द्वारा प्रतिपादित धन की आवश्यक शर्तें हैं ये। और 3 अभिलेख के अनुसार दम में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है। उसने कहा था कि बहुत कम संग्रह करो और बहुत कम खर्च करो। और भाब्रू शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के 3 रत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। बुद्ध के जो 3 रत्न थे उनके मतलब बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है उसने। बुद्ध के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये हैं। आगे बात करते हैं सांची। तो ध्यान रखना सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है, रायसेन।
रायसेन मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। और सारनाथ, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। लघु स्तंभलेख में अशोक ने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। ऐसे इंसान जो फूट डालते हैं संघ में, उनको बहिष्कृत कर दिया जाए। और प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। पशु बलि पर उसने बहुत ही ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्ट था ये। उसने कहा था पशु बलि तो बिल्कुल ही नहीं देनी है। अब आगे बात करते हैं धम्म यात्रा के बारे में। तो अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी। जब अशोक का शासनकाल नहीं था, उससे पहले विहार यात्राएं होती थी, जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। राजा क्या करते थे? पशुओं का शिकार कर देते थे। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया। पहले विहार यात्राएं थी, उसकी जगह क्या कर दिया? धम्म यात्रा पर उसने बल दिया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा और ब्राह्मणों, श्रमणों और व्रतों को स्वर्ण दान दिया जाता था। पहले क्या करते थे राजा? यात्रा पे जब जाते थे तो शिकार करते थे, जानवरों को मार देते थे। लेकिन अशोक ने कहा कि धम्म यात्रा करेंगे और जो भी जितने भी ब्राह्मण, श्रमण या वृद्ध मिलेंगे उनको स्वर्ण दान देंगे। स्वर्ण दान देने का इसने प्रावधान किया। अब आगे बात करते हैं अनुसंधान के बारे में। तो अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5 वर्ष, हर 5 वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा जाता है। अशोक अपने राज्यकाल में हर 5 वर्ष कई लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजता था, जिसे अनुसंधान कहा जाता है। अब बात करते हैं धम्म महामात्र क्या है इसके बारे में। तो राज्याभिषेक के 14वें वर्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? धम्म महामात्रों की नियुक्ति। कौन से वर्ष? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में की थी। अब इनके कार्य क्या थे? जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने, दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास में कैदियों को मुक्त करना और उनकी सजा को कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, ये सभी कार्य इसके अंदर सम्मिलित थे। अब अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक प्रथम ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था, जिसकी प्रेरणा उसे कहाँ से मिली? ईरान के एक राजा है दारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक को शिलालेखों का प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ईरान के शासक दारा से मिली थी। और दारा का अन्य नाम क्या है? डेरियस प्रथम। क्या नाम है? डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो अधिकांश लेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। जबकि पश्चिमोत्तर भारत में जैसे मनसेरा और शहबाज गढ़ी से प्राप्त जो अभिलेख वो खरोष्टी लिपि में। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि के अंदर है। तो टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। कहाँ पे हैं? दिल्ली, टोपरा एक स्थान है। टोपरा से दिल्ली जो स्तंभ लेकर आए थे वहाँ पे 7 लेख एक साथ लिखे हुए हैं। तो दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोकस ध्यान रखना, दूसरे और तीसरे अभिलेख में किसका उल्लेख है? यवन एक देश है। यवन देश का शासक का नाम क्या? एंटियोकस द्वितीय। इसका उल्लेख अपने को दूसरे और तीसरे अभिलेख में मिलता है। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता है वो किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। सबसे पहले अशोक के अभिलेख किसने पढ़े थे? जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने पढ़े थे। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अब आगे बात करते हैं ताम्रपणी यानी श्रीलंका का अन्य नाम क्या? ताम्रपणी में ध्यान रखना। ताम्रपणी के राजा, ताम्रपणी श्रीलंका के एक स्थान है, अन्य नाम नहीं, स्थान है वहाँ पे। तो ताम्रपणी के राजा है तिस। इसने अशोक से प्रभावित होकर देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। ताम्रपणी का राजा है तिस, वो किससे प्रभावित हो गया था? अशोक से प्रभावित होकर क्या किया था? देव नाम प्रिय की उपाधि धारण की थी उसने। और दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को भी आमंत्रित किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र, अशोक का पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र। वो बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा था। किसका भाग लेकर गया था? बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा था। और यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। जब अशोक ने पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था, बोधि वृक्ष वहाँ लेकर गया था, वहीं से बौद्ध धर्म का पदार्पण होने लग गया।
तो 40 वर्ष शासन करने के बाद सम्राट अशोक ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 40 वर्ष तक उसने शासन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक ने कितने वर्ष शासन किया? 40 वर्ष तक। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। तो कब मृत्यु हुई थी इसकी? 232 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा है। मौर्य वंश के बारे में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया है, बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया है और अशोक के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो के अंदर अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे और मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और हम मौर्य प्रशासन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैंने जो आपको चीज़ें जो समझाई है वो आपको समझ में भी आई होगी। और ये चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई एग्ज़ामों में पूछी जाती है, भले चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़रूरी नहीं केवल 10th क्लास। ये रीट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो और चाहे भले पटवार भी क्यों ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए। तो अपने जितने भी यार दोस्त हैं, आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर किया करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।